तरीके से इतना दिन हो गया लेकिन अब इंसाफ की मांग को लेकर फिर से जंतर मंतर पर आए हैं। तो कैसे देख रहे हैं, क्या इंसाफ में देरी हो रही है या फिर जिस तरीके से पहरेदारी घर पर है, तमाम तरह की चीजें हैं, कैसे देख रहे हैं? देरी हो रही है। कितने साल हो गए आज? 6 साल। अभी भी देरी हो रही है। देरी हो चुकी है बहुत ज्यादा हो चुका और न्याय ना मिला है, ना केंद्र सरकार में बैठे लोग और ना उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे लोग न्याय हाथरस की बच्ची का होने देना चाहते हैं। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है। केंद्र सरकार में बैठे लोग और उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। हाथरस की बच्ची को इंसाफ ना मिले और उसके परिवार को बंदी बना के एक तरीके से उनको समाप्त करने की साजिश में उत्तर प्रदेश में सरकार में बैठे लोग और केंद्र सरकार में बैठे लोग डायरेक्टली पर्सनली शामिल हैं। अब आप लोग ये पूछ, इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो दलित लोगों की बेटी है। एक ये एक्स्ट्रा वजह है। पहली वजह तो ये है कि वो बच्ची थी, महिला थी, उसके ऊपर वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती है, ये एक एक्स्ट्रा वजह है। तीसरी वजह ये है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं, केंद्र सरकार में और उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका चाल चरित्र और चेहरा जैसा है वो बेसिकली किसी भी इंसाफ वाली वस्तु के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। आप मुझसे ये पूछना चाहेंगे कि मैं इतने संगीन आरोप केंद्र सरकार में बैठे लोगों के ऊपर और उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए लोगों पर क्यों लगा रहा हूँ? उसका मैं सीधा सीधा जवाब देता हूँ तथ्यात्मक रूप से। सुप्रीम कोर्ट ने में बहुत सारे हमारे संगठनों ने एक पिटीशन लगाई थी जब इस बच्ची के साथ ऐसा अन्याय हुआ था, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। मुझे बताते हुए भी मेरा दिल दहल जाता है। बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के उत्तर प्रदेश में लखनऊ बेंच ने भी इसका स्वतः संज्ञान ले लिया है। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ बेंच में स्वतः संज्ञान वाली प्रोसीडिंग चले और यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रोसीडिंग खत्म करते हैं उस समय के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक, क्योंकि यहीं डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। पहले शुरू में ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, जब आक्रोश था पूरी दुनिया में हाथरस की बच्ची के लिए, जो केंद्र सरकार के सबसे बड़े दूसरे नंबर के जो लॉ ऑफिसर होते हैं, सॉलिसिटर जनरल साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि ये मसला जो है एडवर्सोरियल नहीं है, यानी कि इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, सभी पक्ष एक तरफ हैं। मतलब केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और जो पीड़ित परिवार है वो एक तरफ है, पीड़िता की पीड़ा एक तरफ है, हम सब एक साथ हैं। ये पहले दिन की स्टेटमेंट थी। कब? जबकि जन आक्रोश पूरे दुनिया में फैला हुआ है। यही बात उत्तर प्रदेश में लखनऊ बेंच में जो शुरू में स्टेटमेंट दी गई, केंद्र सरकार के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब थे और थी, यही बात उन्होंने कही कि इसमें कोई, हम तो पूरी ताकत से बच्ची के परिवार के साथ हैं और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश बच्ची के परिवार के साथ हैं। जैसे ही, और ये हमारे सभी संगठनों को सोचने की बात है, सभी अम्बेडकरवादियों को, और अम्बेडकरवादी मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अम्बेडकरवादियों की जिम्मेदारी है सभी महिलाओं की रक्षा करने की। तो ये सोचने का विषय है, जैसे जैसे मामला ठंडा होता गया वैसे वैसे केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का रुख एकदम उल्टा हो गया। वो ऐसे बिहेव करने लगे जैसे ये बच्ची का परिवार उनका कोई जानी दुश्मन है। इस तरीके से बिहेव करना शुरू किया। हद ये हो गई कि 2022-23 में एक आदेश ये हुआ ये लखनऊ बेंच से कि इस बच्ची के परिवार को एक घर और एक नौकरी दे दी जाए 6 महीने के अंदर और 3 महीने के अंदर। आज कितने दिन हो गए उस बात को? ऑलमोस्ट 3-3.5 साल होने को आ गए हैं। नहीं, ये मैं 22-23 की बात कर रहा हूं, जब आदेश ये हुआ था एक घर
और एक नौकरी। नौकरी, एक नौकरी। हालांकि कानून इसका उल्टा कहता है, परिवार में एक नौकरी नहीं, सभी को नौकरी मिलनी चाहिए थी और सभी को घर भी मिलना चाहिए था। ये कानून कहता है भारत सरकार का, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत जो कानून। लेकिन मैं आपको इसके बाद विषय पे आऊँगा। मैं आपको क्यों ये जो मैंने कहा है केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में इसलिए बता रहा हूँ। तो उन्होंने ये घर और नौकरी कितने में आ जाती? मेरे ख्याल से अगर दिल्ली में भी घर लिया जाता तो 50-60 लाख में, 1 करोड़ में घर आ जाता। नौकरी भी कम बेश इसमें ही मिल जाती। तो 1-1.5 करोड़ ना खर्च करने के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग देखो किस तरह की मानसिकता है केंद्र सरकार में और उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर बैठे लोगों को। ये 1-1.5 करोड़ खर्च नहीं करना पड़े इस बच्ची के परिवार को उस बंदी गृह से निकालने के लिए, जो उनके ऊपर बंदी बना रखा है उन्हें, उससे निकालने के लिए कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए होंगे। किस बात के लिए? कि ये उनको घर और नौकरी ना दी जाए। बड़े से बड़ा वकील उत्तर प्रदेश में पेश किया, यहाँ से जाते थे दिल्ली से जाके, दिल्ली के बड़े बड़े एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश होते थे। किस लिए? इस बच्ची के परिवार को घर नहीं देना है, एक नौकरी नहीं देनी है। ये करोड़ों रुपए खर्च किए। फिर जब हम वहां से जीत गए लखनऊ बेंच से, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद भी कंटेम्प्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का। लेकिन दुख की बात यह है कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने हमसे ये कहा है कि हम सारी पिटीशन एक साथ सुनेंगे, बच्ची के घर वालों को घर भी नहीं देंगे और नौकरी भी नहीं देंगे जब तक। हालांकि ये कंटेम्प्ट कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे, लेकिन तब तक के लिए बच्ची पीड़ित रहेगी। अब उससे भी बड़ा मुद्दा जो था, ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो ली थी उत्तर प्रदेश में लखनऊ बेंच ने, जो मुद्दा यहाँ भी था सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ बेंच के हवाले किया था। माननीय लखनऊ बेंच के जो मुख्य बिंदु था उस सुओ मोटो का ये था कि जो बच्ची को जला दिया गया था, दहन संस्कार नहीं कहूंगा मैं, वो सबूत मिटाने के लिए जो जला दिया गया था बच्ची को, उसके लिए सुओ मोटो प्रोसीडिंग शुरू हुई थी कि इस बच्ची के साथ जैसा हुआ है उसके दोषियों को सजा मिले और आगे से ऐसा कभी भी ना हो कि परिवारजनों की मर्जी के बगैर किसी भी बच्चे को या बच्ची को जला दिया जाए इस तरीके से जबरदस्ती। डिग्निफाइड जो क्रिमेशन होती है उसको एंश्योर करने के लिए जो सुओ मोटो प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, हाथरस के केस में अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है, जो कि मुख्य बिंदु था। सारे सबूत मिटाने के लिए ही लाश को उसकी बच्ची की जलाया गया था, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के हाईएस्ट ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरी लेवल के, डीएम लेवल के, होम सेक्रेटरी लेवल के, डीजीपी लेवल के इन्वॉल्व थे। ये है, इसलिए मैं ये स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के हाईएस्ट लोगों के खिलाफ और केंद्र सरकार के हाईएस्ट लोगों के खिलाफ दे रहा था। अब आप फिर न्याय की बात कर रहे हैं, तो न्याय के लिए मैंने एक ही बात बोली है, विक्टिम टूरिज्म बंद होना चाहिए। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, एक वकील साहिबा थी बहुत नाम निहाद। ये बात भी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये अपील का ग्राउंड है। ये परिवार का ये उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जानबूझ के हमारा केस हरवाया है और हमारा केस ठीक से नहीं लड़ा। प्रथम दृष्टया ये नजर भी आता है, क्योंकि SC/ST एक्ट के जो सेफगार्ड्स थे वीडियोग्राफी कराने के इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के दौरान, वो नहीं हुई है इस केस में। तो क्या हुआ होगा ये तो सब कोई भी अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश के सरकार के लोगों का बिहेवियर ऐसा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। वो वकील साहिबा ने कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली है अब? भारतीय जनता पार्टी। और ये हमारा अपील का एक ग्राउंड है कि जो वकील हमारे खुद के वकील थे, उन्होंने भी ये केस ठीक से नहीं लड़ा और इस केस को हराया। ये आपको याद दिलाता होगा जो उन्नाव की बच्ची के केस के बारे में, क्या उसमें ट्रायल कोर्ट ने फाइंडिंग दी है कि सीबीआई जो है वो मिली हुई थी कुलदीप सिंह सेंगर साहब से। ये हालात हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन चीज और भी है। अब बहुत इल्जाम ये लग रहे थे ये उन्नाव की बच्ची के ऊपर कि ये प्रेस में चली गई, इसके साथ 4-5 लोग धरने पे बैठ गए,
इसमें से 3 तो इसके परिवार वाले ही थे। बहुत इल्ज़ाम लगे। सुप्रीम कोर्ट में भी जो सेंगर साहब के वकील थे उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए कि ये बच्ची की गलती थी ना, बच्ची बुरे चलन की थी, कि उन्नाव की बच्ची के बारे में। अब क्या आप लोगों को ये बात को जान के हैरानी होगी कि यही डिफेंस, जैसे इसमें तो इस केस में बच्ची, हाथरस की बच्ची का तो वकील ही मिल गए, ये एलिगेशन है। उस बच्ची के ऊपर भी इल्ज़ाम क्या लगाया, वही दुष्चरित्र थी। यानी कि कोई भी बच्ची जिसके साथ ये होगा, पहला काम क्या होता है, जो सबसे बड़ा झूठ होता है, उस बच्ची के ऊपर कोई भी आरोप लगा। तो इन लोगों को चिन्हित करके सजा दिलाने का काम करना चाहिए, जो एक तो इतना बड़ा अत्याचार करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ही इल्जाम लगाने का भी दुस्साहस करते हैं। इतनी इनकी जुर्रत, बेशर्मी की इंतहा करते हैं। 5-5 साल की बच्चियों के ऊपर भी ये इल्जाम लगाने को तैयार होते हैं। इन्हें 9 साल की बच्ची जो यहाँ दिल्ली कैंट में थी, उस बच्ची के ऊपर भी, वो भी शेड्यूल कास्ट समाज से आती थी, दिल्ली कैंट की बच्ची, याद है किसी को आज? वो नागलगांव की नागलगांव। ये है दुर्भाग्य, ये है दुर्भाग्य। इसलिए एक भी बच्ची देश में सुरक्षित नहीं है, और इसीलिए हम लोगों की जिम्मेदारी है कि आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। देश में अभी उत्तराखंड का देख लो आप केस, वहां भी बच्ची की गलती बता रहे हैं। मतलब ऐसे बेईमान और घटिया लोग हैं, उस बच्ची की भी गलती बता रहे हैं। तो ऐसे लोग जो किसी बच्ची के ऊपर जुर्रत करते हैं बोलने की, उनको सबसे पहले पनिश किया जाना चाहिए। लेकिन मोदी मुख्यमंत्री सरकार योगी का- आदित्यनाथ कहते हैं कि अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएंगे आपको। अभी यमराज मिल तो जाएंगे, लेकिन सेंगर साहब की मदद करेंगे या यमराज जो है योगी जी वाले, वो उनको अपनी असली ड्यूटी निभाएंगे, ये है ना। यमराज जरूरी थोड़ी है अपनी ड्यूटी निभाएंगे, कई बार दया भी आ जाती है किसी के ऊपर। योगी जी ने हो सकता है कुछ यमराज जी के सामने पूजा की हो कि इन लोगों के ऊपर दया रखनी है, इन्हें मारना नहीं है। ये तो योगी जी के ये पूछिए, वो तो सही है। यमराज जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो उनकी अपनी बात हो सकती है। संविधान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी बात करनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान तो नहीं मिल रहा ना। हमें यमराज की आवश्यकता नहीं है, हमें संविधान की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी हमारे धार्मिक बिलीफ्स हैं वो संविधान से ही हमें मिलते हैं। और ये जो न्यायिक व्यवस्था है, संविधान से चलानी हमें, अपने धार्मिक जो भी जिसके बिलीफ्स हैं उससे नहीं चलानी है। हमारे लिए संविधान काफी है इन न्याय दिलाने के लिए। बाबा साहब का संविधान, उसकी बात करें।